बच्चों हम ग्रीन थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं। पहला ग्रीन थ्योरम का मतलब बता दूं कि करती क्या है थ्योरम। देखिए, एक तो होता है हमारा लाइन इंटीग्रल। जब हम लाइन इंटीग्रल सोल्व करते हैं, एक सिंगल इंटीग्रल ही तो होता है वो, तो किसी कर्व की हेल्प लेनी पड़ती है उसे सोल्व करने के लिए। और एक होता है डबल इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। उसमें हमें उसे सोल्व करने के लिए एक सरफेस की, एक पृष्ठ की, एक एरिया की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो तब हम उसे सोल्व करते हैं। तो तुमने देखा होगा जब हम लाइन इंटीग्रल सोल्व करते हैं तो एक बार इंटीग्रेशन से काम चल जा, और जब सरफेस करें तो दो बार इंटीग्रेट करना पड़ा है, तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये थ्योरम कह रही है कि हम डबल इंटीग्रल को, सरफेस इंटीग्रल को, चाहे तो सिंगल इंटीग्रल में, लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और चाहे तो सिंगल को डबल में चेंज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि जब तुम लाइन इंटीग्रल कर रहे हो या सरफेस इंटीग्रल कर रहे हो, वो कर्व जो होना चाहिए वो बंद होना चाहिए, बंद। क्योंकि जब तक वो खुला रहेगा फिर उससे सरफेस नहीं बनने का, प्रश्न नहीं बनने का, प्रश्न का क्षेत्रफल नहीं बनने का। जितनी भी आकृति होती है बंद होती है, उनमें तो क्षेत्रफल होता है, उनमें तो सरफेस होता है। अब बंद नहीं होगा, खुले हुए होंगे, तो फिर कैसे बन जाएगा। तो सी जो लेना है यहाँ पे बंद आकृति लेनी है, जिससे कि सी खुद एक तो लाइन बन जाए, कर्व बन जाए, और उसे घिरा हुआ सरफेस बन जाए। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि आर क्या है। आर जो है क्षेत्र है, क्लोज्ड, बंद, बाउंडेड रीजन, रीजन कहा क्षेत्र, एक्स वाई प्लेन के अंदर, और जिसकी बाउंड्री कितनी है, सी है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट मैनी स्मूथ कर्व, हो सकता है वो बहुत सारे टुकड़ों में बना हुआ हो। जैसे कि मैंने तो फिलहाल एक कर्व डाला है यहाँ पर ये, लेकिन तुम्हें पता है जैसा कि रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, आयत नहीं होता है, ये भी तो क्लोज है। ऐसा घिरा हुआ एरिया मान लीजिए ये आर है। ठीक है, तो ये बंद आकृति है, लेकिन क्या कर्व से मिलकर बनी हुई है, एक दो तीन चार कर्व से मिलकर बनी हुई। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बस वो बंद होना चाहिए। ठीक, एम और एन दो फंक्शन है किसकी, एक्स और वाई की। जैसे हम लिखते हैं एफ एक्स वाई, तो ऐसे यहां लिखा हुआ एम एक्स वाई की फंक्शन है। हो सकता है एम इस टाइप की हो, एम बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। एन बराबर हो सकता है इस टाइप की हो, कुछ भी हो सकती है इस टाइप की। फिर उसने कहा कि जो एम एन है वो ऐसी फंक्शन है कि अगर उन्हें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें या वाई के करें तो उनका डिफरेंशिएशन हो जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। भाई पार्शियल नहीं होगा तो इस थ्योरम में देखो यहाँ एन का किसके हो रहा है, एक्स के, और वो निकलेगा नहीं, तो फिर इसको लगा नहीं पाएंगे थ्योरम को। तो ये थ्योरम क्या कह रही है, अगर कोई डबल इंटीग्रल इस टाइप का हो तो उसको तुम सिंगल इंटीग्रल में ऐसे बदल सकते हो। कैसे बदलेंगे वो बाद की बात है, और यदि ऐसा सिंगल इंटीग्रल हो तो उसे तुम डबल में बदल सकते हो। तो यहां पर हम जो इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, एक स्पेशल टाइप का कर्व लेकर चल रहा हूं जो मैंने यहां पे दिखाया है। ये पूरा कर्व सी है। क्या है, पूरा कर्व सी है ये कर्व। इससे जो घिरा हुआ है ये वाला क्षेत्रफल, ये आर है, ये वाला आर है, अंदर वाला आर है, और जो ये बाउंड्री है ये सी है। देखिए कर्व जो होता है वो लाइन होती है, लाइन। जब बताइए तुम्हें, वैसे ये कर्व है। ठीक है, गोल घुमा दो बन कर्व, ऐसा घुमा दो जैसे तुम परवलय बोलते हो, ये कर्व। कर्व एक लाइन होती है, लाइन लाइन, उसमें केवल लंबाई होती है, उसमें मोटाई या चौड़ाई नहीं होती। वो तो एरिया होते हैं जिनमें लंबाई चौड़ाई मोटाई होगी। मान लीजिए तुमने एक छोटी सी पट्टी खींच दी, तो इसके अंदर लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो ये तो एरिया हो गया, ये लाइन कर्व थोड़ा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है जो ये बाहर जो बाहर है यो सी है, और जैसे घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो आर है। आगे बात तुम्हें सी की और आर की समझ में, ठीक बात। अब हम यहाँ पे ये डबल इंटीग्रल सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें थोड़ा सा सिंगल इंटीग्रल की जानकारी दे दूं मैं, कैसे कैसे हम क्वेश्चन करते थे लाइन इंटीग्रल, याद करना। अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं सिंगल इंटीग्रल का। मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स डी वाई प्लस के वाई डी एक्स, जो हमने पहली एक्सरसाइज में करा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब इसको पूरे को हमें चेंज करना है एक्स में या वाई में, तो हम कर्व की हेल्प लेते थे। कर्व सपोज करो ऐसा है, ये कर्व है, पूरा कर्व ये वाला सी है, सी की हेल्प लेनी है, सी है ये क्लोज कर्व, लेकिन कितनों से मिलकर बना हुआ है, चार से। इसे कह दो C1, इसे कह दो C2, इसे कह दो C3, ऐसे कह दो C4। तो तुम्हें पता होगा पूरे की कोई एक इक्वेशन होती नहीं, सबकी अलग अलग इक्वेशन होती है। तो हम क्या करते थे, इसको तोड़ के करते थे, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ऐसा तोड़ के अलग अलग करेंगे, क्योंकि अलग अलग ही हमें इनकी इक्वेशन पता होती थी।
सपोज करिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और यहाँ पर x की वैल्यू मान लीजिए 1 मिनट के लिए 1 है, ठीक है। तो जब हम पहले C1 के अनुसार इसे सोल्व करेंगे तो हम किसकी हेल्प लेंगे, C1 की इक्वेशन की। सभी जानते हैं ये हमारी x एक्सिस है, इसकी समीकरण होती है y बराबर 0, तो dy बराबर 0 हो जाएगा। तो y की जगह 0 भर देंगे, dy की जगह 0 भर देंगे, क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा। सपोज करिए फिर भी क्वेश्चन बचा हुआ है, मान लीजिए 2 डाल दिया मैंने, यहाँ पे डाल दिया dx, ऐसा क्वेश्चन डाल दिया। तो y की जगह तुमने यहाँ 0 भरा और dy की जगह 0, ये 0 हो जाएगा, y की जगह यहाँ 0, तो लेकिन कुछ तो क्वेश्चन बचेगा ही, ये बचेगा। तो तुम्हें लिमिट किसकी भरनी पड़ेगी, C1 को देखकर x की। तो बताओ लिमिट कहां से कहां तक जाएंगे, बस एरो नु लगाया तुमने तो इसकी पूंछ पे x देख लो कितना है 0, और ऊपर यहाँ टेल पे देख लो 1, तो ये आ गया 1। याद आ गया तुम्हें सिंगल इंटीग्रल, ठीक। फिर ऐसे ही हम इसके अनुसार इंटीग्रेट करेंगे, तो इसमें x की वैल्यू यहां से नोट कर लेंगे, यहां से 2 से नोट कर लेंगे, या y में करेंगे तो यहां से नोट कर लेंगे, जो भी है y की वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी है। यहाँ पे मान लीजिए 0 है और यहाँ पे मान लीजिए 2 और वैसे ही कह दिया मैंने, x की वैल्यू तो बनी बैठेगी और y की वैल्यू 2 है, तो y की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेकर 2 तक हो जाएगी। याद है तुम्हें, ठीक जी। बस इतना से ध्यान देना था। अब मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करता हूं, पहले सुन लो ध्यान सब। जो हमारा ये C है, ये जो कर्व है, यहां ध्यान से देखना, ये जो कर्व है, तुम्हें एक काम करना है, 2 लाइन ऐसी खींचनी है जो y एक्सिस के समांतर हो, लेकिन उन दोनों के बीच में ये एरिया आ जाए या ये कर्व आ जाए। तो देखिए मैंने जानबूझ के पकड़ रखा है, देखिए कौन कौन सी लाइन है वे, जिन 2 लाइनों के बीच में आ गया जो x के पैरेलल है। एक तो ये वाली लाइन इस साइड थी और एक लाइन ये थी, ये वाली कहते हो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और एक लाइन ये थी। कहने का मतलब इस पर तुम्हें 2 पॉइंट लेने हैं इस कर्व के ऊपर, एक पॉइंट तो मैंने यहां ले लिया और एक पॉइंट यहां ले लिया, ठीक है। और ऐसी लाइन में ड्रॉ करूंगा जो किसके पैरेलल हो, y एक्सिस के पैरेलल हो, और उनके बीच में ये एरिया आ जाए। 1 मिनट के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। देखा चलने का नहीं, अब देखा नहीं चलने का जो है, अब मैं कितनी कोशिश करूंगा चलेगा ही नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ भैया। तो 2 लाइन भैया, 2 या कहते हो 2 पॉइंट इसके ऊपर ऐसे पकड़ने हैं, मान लो एक पॉइंट ये पकड़ा और एक पॉइंट ये पकड़ा, और उनसे लाइन ड्रॉ करनी है जो y एक्सिस के पैरेलल हो। मतलब उसे चल जाएगा पता कि ये किन 2 लाइनों के बीच में आ गया। सपोज करिए इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, a है, और इस वाले पॉइंट पे x की वैल्यू मान लीजिए 1 मिनट के लिए b है, y मुझे पता नहीं है। तो यहां पर x की वैल्यू कह सकता हूं मैं a हो गई, और यहां कह सकता हूं मैं x की वैल्यू b हो गई। इसका मतलब ये x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में ये एरिया आ गया है। समझ में आ गई बात तुम्हें। अब मैं इस पूरे C को 2 टुकड़ों में तोड़ लेता हूं, A से लेकर B तक इधर वाला हिस्सा, इसे का नाम रख देता हूं C1, और जो B से लेकर A तक का हिस्सा है इसे कह देता हूं C2, और इनकी इक्वेशन भी मैं अलग अलग मान रहा हूं। C1 की इक्वेशन मान रहा हूं मैं y इक्वल टू मान लीजिए fx, और ऊपर वाले की इक्वेशन मान रहा हूं y इक्वल टू f1 कह लीजिए, और यहां पर मान लीजिए x, या f1 इसे कह लीजिए, f2 इसे कह लीजिए। समझ में आ गई तुम्हें, ठीक बात। कहने का मतलब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 2 जगह तोड़कर जानबूझकर, सही है। अब याद करो जब हम डबल इंटीग्रेशन करते थे तो मैंने तुम्हें लिमिट समझाई थी। अगर तुम्हें जिसकी लिमिट वेरिएबल में बनानी हो तो मैंने कहा था उसी एक्सिस के पैरेलल पट्टी खींचना। तो मैं y की लिमिट वेरिएबल में बनाऊंगा, चर राशि में। तो y एक्सिस ये रही, इसके पैरेलल इस पूरे एरिया में पट्टी खींच लीजिए, खींच लोगे। इस पट्टी का एक सिरा इस वाले कर्व पे, नीचे वाले पर, इसकी इक्वेशन क्या मानी हमने, y इक्वल टू f1x। तो y की लिमिट हो जाएगी y इक्वल टू f1x, और दूसरी लिमिट इस पट्टी का दूसरा सिरा इस वाले कर्व पर है, तो दूसरी लिमिट हो जाएगी y इक्वल टू f2x। तो x की लिमिट क्या होंगी, x की लिमिट के लिए मैंने बताया था, बस ये देखना है तुम्हें, ये सारा एरिया किन x की 2 वैल्यू के बीच में आ रहा है। तो किन 2 वैल्यू के बीच में आ रहा है, a से लेकर b तक के, बस लिमिट चलिए तुम्हें पता। अब मैं 2 मिनट में सोल्व कर देता हूं, करो, ठीक जी। प्रूफ कर रहे हैं बस, यहाँ पे 2 मिनट इधर ध्यान देना बस। प्रूफ पहले मैं लिख देता हूं, लेट इक्वेशन ऑफ C1 की इक्वेशन मैंने मान लिया y इक्वल टू fx है, और इक्वेशन ऑफ f1 कह दिया, इक्वेशन ऑफ C2 वो मान ली तुमने कितनी, y इक्वल टू gx है। ध्यान रखना C जो है वो C1 प्लस C2 के बराबर है, पूरा पूरा C है ये, समझ में आ गई, ठीक जी। अब देखिए यहां पर डबल इंटीग्रेशन, इसे देखना इस साइड में, इसमें डबल इंटीग्रेशन और इसमें 2 पद है, एक तो है n वाला और एक है m वाला। तो मैं 2 पदों को अलग अलग सोल्व करूंगा। पहले मैं सोल्व कर रहा हूं डेल m ओवर डेल y वाला, जरूरी नहीं है
नहीं, डेल एन ओवर डेल एक्स वाले ले सकते हो। पहले मैं ये सोल्व करना चाहता हूं और पीछे लिखा हुआ है dx dy। एक बार मैं सोल्व करूंगा डेल एन ओवर डेल एक्स वाला, जब दोनों की वैल्यू निकाल लूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में भर दूंगा, फिर इसके अलावा लगा दूंगा। इधर ध्यान देना बस 2 मिनट को। अब हम इसे सोल्व करना चाहते हैं। ये है डबल इंटीग्रेशन, सबको पता है डबल इंटीग्रेशन है एक्स और वाई में, तो एक्स की और वाई की लिमिट तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी। एक्स की लिमिट, वाई की लिमिट चित्र से ढूंढेंगे। बताओ एक्स की लिमिट कहां से कहां तक आई, ए से बी तक, और वाई की लिमिट कहां से कहां तक आई, पट्टी से निकाली, पट्टी से। ध्यान रखना जिसकी लिमिट वेरिएबल बनाते हैं उसके ही एक्सिस के पैरेलल पट्टी खींच लेते हैं उस एरिया के अंदर। और इसका सिरा एक यहां पर है तो यहां से वाई की लिमिट निकाल लो, तो वाई f1x, क्योंकि इसकी इक्वेशन तुमने ये मानी है, ऐसे ही ऊपर वाले से निकाल लो। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगी f1x और ऊपर आ जाएगी f2x। अब बताइए सोच कर यहां पर तुम इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में पहले करोगे, जिसकी लिमिट तुमने वेरिएबल बनाई है। तो y की लिमिट तुमने वेरिएबल बनाई है तो y के रेस्पेक्ट में सोल्व कर लेंगे। बस ये कर लिया, a टू b। यहां पर मैंने y वाले पास में को लिख लिए हैं जिससे कि मैं तुम्हें समझा सकूं। f2x यहां लिख लिया ये, और यहां m, और यहां लिख लिया dy, और बाहर लिख दिया dx। सोच के बताओ, m का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और फिर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा, m आएगा। ये समझे ही नहीं। अरे m का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा y के, फिर y के ही रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा, अरे m ही तो बचेगा। और m तुम्हें पता होगा फंक्शन किसकी होती है, एक्स वाई की। m कांस्टेंट नहीं है, ऊपर लिखवाया था m किसकी फंक्शन है, एक्स वाई की है। तो m का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी हो सकता है और इंटीग्रेशन भी, क्योंकि इसमें y होगा। तो मैंने यहां लिख भी दिया कि m जो है फंक्शन है एक्स वाई की। बस ये हो गया क्वेश्चन। यहां हमने लिख दिया सिंपल m, m ना लिख के हमने s लिख दिया सजाने के लिए, क्यों, क्योंकि मुझे लिमिट भी भरनी है। तो लिमिट कहां भरनी है, जहां y होगा, तो मैंने लिख दिया क्योंकि देखो m के अंदर x भी होगा और y भी होगा। ठीक, तो जहां y है एक बार यो भर दो, एक बार यो भर दो, तो पहले अपर लिमिट भरी जाएगी, a टू b m x f टू x। गलत हो गया। फिर सेकंड लिमिट भरेंगे माइनस करके, a टू b, मैं तोड़ भी दिया साथ साथ में, m x और y की वैल्यू f1x, ये कर दिया। ये तो आ गया। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस क्वेश्चन हो गया यहां से ही। थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, इधर ध्यान देना। इस क्वेश्चन में m के अंदर ध्यान से देखो, f2x आ रहा। f2x कौन सा कर्व था, ऊपर निगाह डालो, यहां देखो f2x ऊपर वाला कर्व था, ये नहीं था। इस पे एरो लगाया तुमने इधर से इधर को, तो इसकी पूंछ यहां है, तो इसका मतलब इसकी पूंछ पे x की वैल्यू b है, और इसके सिर पे यहां पे देखो x की वैल्यू कितनी है, एरो के हिसाब से देखो ना, x की वैल्यू a है, तो इसमें लिमिट b टू a होनी चाहिए। समझ रहे हो तुम, बस तुम्हें केवल यहां ध्यान देना कि फंक्शन कौन सी आ रही है इसके अंदर, और उसी के अनुसार लिमिट बदलनी है। यहां पर यहां कुछ नहीं करना, यहां तो f2x लिखना, बस इस लिमिट पर ध्यान देना। यहां पर तो लिमिट क्या होनी चाहिए थी, b टू a, तो माइनस लगा के और लिमिट चेंज कर दो, क्योंकि निश्चित समाकलन से हम लिमिट चेंज कर सकते हैं, बस माइनस लगाना पड़ेगा। अब इस वाले में देखो, इस वाले में पीछे देखो, ध्यान से देखना बिल्कुल सही। यहां आ रहा f1x, f1x कौन सा कर्व था, यहां c1 वाला कर्व f1 था, ये रहा। तो इसकी पूंछ पे x कितना है, a, और यहाँ कितना है b, तो लोअर लिमिट a होनी चाहिए और अपर लिमिट b। क्या ऐसी बन रही है, हाँ बन रही है रे। तो यहां पे लिख दिया मैंने सिंपल सा a टू b, और यहाँ m x f1x, बस मैंने कुछ नहीं करा, ऐसा कैसे उतार दिया। अब देखो मैं इसे लाइन इंटीग्रल में चेंज कर रहा हूं, ये था डबल इंटीग्रेशन, अब देखो सिंगल इंटीग्रेशन बना लिया मैंने। एक सिंगल इंटीग्रेशन यो है और एक यो है। दिमाग लगाना, जब तो हमने सिंगल इंटीग्रेशन कराए थे तो कैसे करे थे, अभी मैंने ऊपर याद दुआए थे, लेकिन फिर दोबारा याद दिलवाता हूं। ये है, ये हमारा c1 है, ये इसकी इक्वेशन y बराबर f1x थी, इस पॉइंट पे x की वैल्यू a थी और इस पॉइंट पे x की वैल्यू b थी। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन को ये दे दिया कि भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओ, ये, और लेकिन c1 के अनुसार सोल्व करना। तो सोचिए ये सिंगल इंटीग्रेशन है, पीछे लिखा dx, तो सारे क्वेश्चन को x में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो सोल्व होगा। तो किसकी हेल्प लोगे तुम, c1 की हेल्प। तो इक्वेशन ऑफ c1 कितनी है, इक्वेशन ऑफ c1 कितनी है, y बराबर f1x है, तो इसका मतलब जहां y है वहां यो भरोगे, और यदि dy आता तो डिफरेंशिएट भी करते, लेकिन dy नहीं है, सही है। तो जहां पर y है वो ये भरोगे तो पूरा क्वेश्चन x में आ जाएगा, ये आ गया mx, और यहां क्या आ जाएगा f1x, और यहां क्या आ गया dx। समझ में नहीं आया ना, सही है। फिर तुम लिमिट भी लोगे, तो लिमिट क्या लोगे, c1 के अनुसार a टू और b, इसका मतलब यो और यो चीज सेम ही तो है। यहां देखियो,
ये रहा f1x लिमिट, अच्छा ये वाला हाँ f1 वाला, ये रहा f1x, और ये देखो लिमिट सेम है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं ये c1 है और ये mxy और dx के बराबर है। इन्हें समझ में नहीं आई बात? इसमें इतना कुछ नहीं करना, यहां देख रहे हैं फंक्शन कौन सी आ रही है, c1 आ रही है, c1 में एरो इधर से लगा हुआ था, तो लिमिट आनी चाहिए a टू b, तो a टू b भी आ रही है, तो इसका मतलब ये लाइन इंटीग्रल है c1 का, सही है। और ये लाइन इंटीग्रल बताओ, ये f2x आ रही, f2x ऊपर चेक करो क्या थी, ये रही f2x, ये रही f2x, इसमें लिमिट कहां से कहां तक जाएंगी, b टू a जाएंगे, तो ये लाइन इंटीग्रल है c2 का, तो यहां पे हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं c2 लिख सकते हैं, और यहां m और x y और dx। फिर दिमाग लगाओ दोबारा से, फिर बता देता हूं, देखो मान लो ये क्वेश्चन उल्टा सोचो ना, उल्टा सोचो, इससे ये नंबर बनाओ, इससे ऊपर वाला बनाओ, सोचो अगर ऐसा क्वेश्चन होता पहली एक्सरसाइज में, तो हमें दिक्कत क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते, तो इसमें वाई आ रहा, वाई तो हटाते, तो किसकी हेल्प से हटाते, C2 की हेल्प से तो हटाते, तो C2 की इक्वेशन क्या है तुम्हारी, वो है हाँ y इक्वल टू f2x है, तो y की जगह तुम f2x ही तो भरोगे इसमें, तो ये भर दिया y की जगह f2x। अब लिमिट किसको लेकर भरोगे, C2 को देखकर, और C2 पे एरो लगा हुआ इस तरह से, तो यहाँ पे b टू a तो आएगा, तो देखो लिमिट b टू a तो आ रही है, तो इसका मतलब ये लाइन इंटीग्रल किसका है, C2 का है। अब देखो यहाँ पे फंक्शन सेम mxy, यहाँ mxy माइनस कॉमन ले लो, तो मैं लिख सकता हूँ ये टोटल इंटीग्रेशन हो गया C1 प्लस C2 का। इन्हें समझ में नहीं आया क्या कर दिया, और यार लिख सकते हैं माइनस केवल C और m और xy, ये बन गया, ठीक है। इसे मैं नंबर 1 मान के छोड़ देता हूं। बिल्कुल सेम ऐसा ही सारा क्वेश्चन करेंगे अब की बार डेल एन ओवर डेल एक्स लेकर, लेकिन अब यहां क्वेश्चन उठता है कि जैसे तुमने ये दो लाइन खींची थी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कह दीजिए या वाई एक्सिस के समांतर खींची थी, अब का उल्टा करके दिखाइयो। हम तो यहाँ पे ऐसे दो पॉइंट पकड़े हैं जिसके ये ऐसे और ऐसे हो जाए, एक्स से समांतर हो जाए, तब करके दिखाइयो, ठीक है। उस डेल एंड डेल एक्स वाले को हम उसके अनुसार करके दिखाते हैं। फिर सुन लीजिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जैसे हमने ये इंटीग्रल सोल्व करा है, डबल इंटीग्रल को सिंगल में चेंज करा है, लेकिन किसकी हेल्प ली हमने, इन दो लाइनों की हेल्प ली, इस वाली लाइन की और एक इस वाली लाइन की हेल्प ली, सही है। ये दोनों लाइन कैसी थी, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल थी और इनके बीच में ये एरिया आ गया था। लेकिन यदि मैं इसी बात को ऐसे कहूं कि भाई नहीं अब के बाद इसको सोल्व करके दिखाओ, तो मुझे इन वाली लाइनों के, कौन सी वाली लाइन, एक तो ये वाली लाइन देखो, इसके और इसके बीच में तो आ रहा है एरिया, नहीं आ रहा, अब क्या ऐसा सोल्व करके दिखाओ, तो ठीक है ऐसा सोल्व कर लेता हूं, बस मैं इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं, एक मिनट खींच दूं यहीं पे ही, मेरा चित्र अलग बनाना है इसका, दो बार बना लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। ए यहां पर एक यहां पे खींच देना और एक यहां पे खींच देना, ये रहा, एक पॉइंट यहां जाएगा और एक पॉइंट यहां जाएगा, इसे हम डी मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे क्या मान लेंगे, ई मान लेंगे। इस वाले कर्व को C1 कह देंगे, इस वाले कर्व को C2 कह देंगे, दो कर्व में टूट जाएगा ना, एक C1 और एक C2। यहां पर y की वैल्यू a मान लेंगे और यहां y की वैल्यू क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। इस लाइन में ये ऊंचाई a है और ये वाली ऊंचाई b है, तो सारा क्वेश्चन उल्टा कर देंगे, y की लिमिट कांस्टेंट बना लेंगे और x की लिमिट वेरिएबल बना लेंगे। तो x की लिमिट वेरिएबल बनाने के लिए पट्टी खींचेंगे, x के पैरेलल ये ऐसे खींचेंगे, तो इस पट्टी का एक सिरा इस कर्व पर है, तो इसकी समीकरण अपने पास से मान लेंगे f1y और इस वाले की मान लेंगे x बराबर f2y, तो सारा क्वेश्चन उल्टा कर सकते हैं। तो मैं करके दिखाऊंगा बाकायदा, ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसे छोड़ दूंगा, नहीं करके दिखाऊंगा उसको भी, वरना सिमिलर लिख करके किताब लेना लिख दिया है ऐसे ही, नो ऐसे कर लियो, लेकिन मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं बाकायदा। फिलहाल मैंने ये सब हटा दिए हैं और तुम इसे नोट करो बच्चों। इसमें एक दो जगह C1 C2 में लिखने में गलती हो गई, जरा यहाँ C1 था इसे ध्यान रख लेना, एक ऊपर देखो यहाँ पर था, यहाँ G लिख दिया था हमने, यहाँ पर F2 है, एक F1 मानी थी हमने, एक F2 मानी थी। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम इसका सॉरी दूसरा जो पार्ट है डेल एन ओवर डेल एक्स का कर रहे हैं आपकी बात, ठीक है। ये बिल्कुल सेम यही सब कुछ होगा, चित्र यही है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। एक मिनट के लिए मैं इसको चित्र को उधर ले जाता हूं, ठीक है, अरे चल ये लेके ये रहे, नहीं तुम सोचो कभी एरिया बदल दिया मैंने, एरिया नहीं बदल रहा मैं, सब कुछ वही है, कर्व वही है, एरिया वो का वही है, सब कुछ वही कर दिया हमने। अब मुझे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस खींचनी है, ये रही मेरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इस पर ध्यान देना, इस एरिया पे। अब आपकी बार हम चाहते हैं
कि भाई हम y की लिमिट कांस्टेंट बनाएं और x की लिमिट कैसे बनाएं, वेरिएबल में। तो मुझे अब की बार दो लाइन ऐसी पकड़नी पड़ेंगी जो x अक्ष के समांतर हो, यही तो है। तो एक तो ये बिंदु ले लो, देखो यहाँ यहाँ ये वाला बिंदु, और एक बिंदु ले लो ये वाला बिंदु, मैं ये वाली, ये दो लाइन की बात कर रहा हूं, समझ गए तुम कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं? हाँ, जो x अक्ष के समांतर हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। तो यहां पर एक पॉइंट डाल लेते हैं हम, वैसे यहां पर एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर था, यहां पर। अब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अब ये ड्रॉ करूंगा मैं किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। कितना उस्ताद है, एकदम बंद हो जाएगा, लो बंद हो गया। अभी आ रहा था, चल रहा था, फिर बंद हो गया, लो हट। चलो भाई हमने अपना आप ही करते हैं, ए नो खींचनी, ध्यान रखना रे, इसके पैरेलल खींचनी, एक्स के पैरेलल, और एक लाइन यहाँ ए इसके पैरेलल, ए ये खींच दी, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर y की वैल्यू a है, या अलग डाल दूं, उसमें a और b थी, इसमें डाल दूं c, ये c नहीं, c नहीं, कुछ और डाल दो, अरे a और b डाल दो, ये a है और ये b है। y की वैल्यू है यहाँ पर, y की, x की नहीं पता हमें, तो ये ऊंचाई कह रहे हैं हम a है और ये ऊंचाई कितनी है पूरी, b है। तो y की लिमिट कांस्टेंट बनाएंगे हम, तो पूरा एरिया y इक्वल टू a और y इक्वल टू b के बीच में है। तो अब ये देखिए हमें x की लिमिट वैल्यू बनानी है, तो x के पैरेलल हम एक पट्टी खींचेंगे, ये पट्टी याद है तुम्हें? मैं एक मिनट को पट्टी का कलर बदल दूं, ये रही पट्टी, ये रही पट्टी, देखने में सुंदर लगे ना वो। अब यहाँ पे देखो, अब हमने यहाँ पर दो कर्व लिए, एक तो यहाँ से कर्व स्टार्ट होगा, इसको मान लो एक मिनट को एम एल कह दो, ऐसा कह दो के पॉइंट। तो इधर वाला कर्व जो है, ये वाला कर्व, इसका नाम मैं अलग रखूंगा, ए यहाँ से यहाँ तक के कर्व का नाम, ए ये वाला कर्व, इस वाले कर्व का नाम रखूंगा मैं C1 रख दो या C3 रख दो अलग, और ऊपर वाले का रख दो, ये वाले का C4। लेकिन ध्यान रखना C3 प्लस C4 ही C है, सही है। इक्वेशन मान लेता हूं क्योंकि मुझे x की लिमिट चाहिए, इस पट्टी का एक सिरा इस सिरे पे है यहाँ पर, तो x की लिमिट मान ली मैंने, वैसी f कुछ और डाल दूं, g डालू आपकी बार, चलो थोड़ा सा चेंज करना है, वैसी g1y, और इस पट्टी का सिरा यहाँ पर है, तो यहाँ पर मान लूंगा मैं कितना, हाँ g2y, बस। और क्वेश्चन वैसे सोल्व करेंगे, ये यहां कर लिया हमने x इक्वल टू g2y, ठीक है। अब फिर दोबारा लिख रहे हैं यहां पर, मान लिया इक्वेशन ऑफ C3 की इक्वेशन क्या मानी तुमने, x इक्वल टू g2y, इक्वेशन ऑफ C4 वो क्या मानी तुमने, x इक्वल टू g1y। बस जी अब सोल्व करना शुरू करो। नाउ हमने लिया डबल इंटीग्रेशन ये वाला, डेल n ओवर डेल x, अब dx dy। देखो इसमें कोई सी बड़ी बात नहीं है, जब डबल इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हो तुम, तो तुम्हें लिमिट तो चाहिए x और y के, तो लिमिट कहां देखोगे, इस एरिया को देखकर। तुम्हें बताया था जब भी डबल इंटीग्रेशन सोल्व होता है तो एरिया को देखकर लिमिट निकल जाती है, सिंगल सोल्व होता है तो कर्व को देखकर निकल जाती है, सही है, ठीक। अब इस एरिया को देखो, हम चाहते हैं y की लिमिट कांस्टेंट, तो ये देखो y की किन दो वैल्यू के बीच में आ रहा है एरिया, एक y इक्वल टू a और एक y इक्वल टू b के बीच में आ रहा, तो लिमिट हो जाएंगी y की हो जाएंगी, ये आगे लिख दूं, यहां लिख दूं, y की लिमिट हो जाएंगी a टू b। अब तुम्हें बतानी है x की लिमिट, वो निकलेंगे पट्टी से, इस पट्टी का ये सिरा यहाँ पर है, तो इसकी इक्वेशन क्या मानी तुमने, g1y, उसकी क्या मानी है तुमने, g2y। बस अब इसे सोल्व कर देंगे। बताइए किसकी लिमिट तुमने वेरिएबल बनाई है, x की, तो पहले किसके रेस्पेक्ट में सोल्व होगा, बताओ आंसर क्या आएगा, बहुत बढ़िया, क्या आएगा, ये जो मैंने लिखा है चेक करो, ये गलत लिखा कि सही लिखा, n का x के और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, क्या बचेगा n, ये एक्स वाई तो इसलिए लिखे हैं क्योंकि मुझे लिमिट तो बढ़नी, तो मुझे पता है n फंक्शन है किसकी, एक्स और वाई की, बस लिमिट भर दूंगा, 2 मिनट का काम हो रहा है क्या बस, ये तुम्हें ये लाइन समझ में आ गई, भरो मुझे अभी 2 मिनट जम भाई मत लो, a टू b। हाँ बताओ भाई, x की जगह भरेंगे, x की जगह n, x की जगह क्या भरेंगे, g2y कोमा y, और पीछे आ जाएगा dy, फिर माइनस, फिर a टू b, हाँ बोलो n, x की जगह g1y और पीछे y। अब देखो जो n है पूरी फंक्शन किसकी बन जाएगी, y की। अब इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत होगी नहीं, और तुम्हें पता है ये लिमिट भी किसकी है, y की, आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन हमें इंटीग्रेट नहीं करना क्योंकि हमें mn की वैल्यू को थोड़ी पता, हमें तो इसे सिंगल इंटीग्रल में चेंज करना है बस। अब ये बताना तुम्हें ये C1 बना या C2 बना, ये पहचानना। यहाँ देखो G2y आया, तो G2y किसकी समीकरण थी, C1 की थी या C3 की थी, C3 की शायद, एक बार देख लो ना प्रभु। अरे रे रे,
ये C4 की थी भाई, इस वाले की। हाँ C4 की थी है। और C4 देखो नू लग रहा है एरो, इधर को नीचे को लग रहा है एरो नू, तो इसकी पूंछ पे बी है। तुम तो कंफ्यूज कर रहे हो मुझे भी। ये वाला है C3 नू है, नू नू नू, हाँ ये रही G2 बाय। अब बताओ इसकी पूंछ पे कितना है बाय ए, और उस पर क्या है बी, तो लिमिट होनी चाहिए A to B। तो देखिए लिमिट यही है या बदली हुई है, ए देखो ये रही लिमिट A to B भी है। तो मैं इस पूरे को क्या कह सकता हूं कि भाई ये वास्तव में इंटीग्रेशन जो हो रहा है C3 को देख के हो रहा है, और फंक्शन यहाँ पे क्या क्या आई होगी, एक्स आई होगी, और यहाँ y और फिर dy। अरे G2 की जगह हमने क्या कर लिया, x कर लिया। भाई सोचो, उल्टा सोचो ना, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन दिया गया तो तुम क्या कहोगे, ये तो सिंगल इंटीग्रल है, और सिंगल इंटीग्रल तो एक में होगा, या तो x में सोल्व होगा या y में होगा। ठीक है, पीछे dy लिख रहा, तो हम ये चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा y में चेंज हो जाए, तो किसकी हेल्प लोगे तुम, C3 की। और C3 की इक्वेशन क्या है, अरे C3 की इक्वेशन है G2x। अरे x बराबर G2y नहीं थी, G2y। ये इक्वेशन किसकी थी, इक्वेशन ऑफ C2 की थी। तो हम C2 के पास गए, उसने कहा ये इक्वेशन है मेरी, तो हमने इसका फायदा उठा लिया, x की जगह क्या भर देंगे, यहाँ x जगह G2y ये तो भर देंगे, और C1 को देख C2 को देखकर लिमिट भर देंगे, तो C2 को लिमिट क्या आ गई थी A to B। तो ये वास्तव में लाइन इंटीग्रल जो है C3 के रेस्पेक्ट में है, इस फंक्शन का है। अभी समझ में नहीं आया, इसे बता दो। अब यहाँ फंक्शन कौन सी इस्तेमाल हो रही है, x बराबर G1y, x की जगह G1y आ गया। ए ऊपर देखो, ये रहा ये रहा, ये C4, और लिमिट चेक करना, हाँ b, यहाँ पे लोअर लिमिट b होनी चाहिए और अपर लिमिट a होनी चाहिए, क्या ऐसी है, नहीं है, तो लिमिट तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी, प्लस करना पड़ेगा पहले, यहाँ प्लस करो और लिमिट करो b to a ये y, और यहाँ n, और अभी तो G1y लिखो, और बाद में इसको x में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ आ गया C3, और यहाँ पर n x y, पीछे dy, प्लस बताओ क्या लिखा जाएगा C4, और यहाँ n, और यहाँ x और y, और पीछे dy। ठीक है, दोनों को एक जगह मिला दो, देखो फंक्शन सेम है, ए लिख सकते हैं हम C3 प्लस C4, और यहाँ पर n x y, और यहाँ पर आ गया dy। लेकिन ये तो पूरा का पूरा c होता है, c का मतलब था C3 प्लस C4, तो ये बन गया तुम्हारा लाइन इंटीग्रल, ये बन गया। इसको मैंने कह दिया थोड़ी देर के लिए सेकंड, ध्यान देना, ये किसकी वैल्यू निकाली थी हमने, डेल एन ओवर डेल एक्स का डबल इंटीग्रेशन किया था ये। अब जो थ्योरम है उसके लेफ्ट हैंड साइड लो, थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड बताइए क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी थ्योरम की ये, डबल इंटीग्रेशन डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई, पीछे था dx dy, ये तो था। इसको जरा दो जगह तोड़ के देखो, डेल एन ओवर डेल एक्स dx dy, और माइनस डबल इंटीग्रेशन डेल एम ओवर डेल वाई, पीछे था dx और dy। इसकी वैल्यू देखो ऊपर ये रही सिंगल इंटीग्रेशन n x y, और पीछे dy। इसकी वैल्यू देखो ऊपर निकाली होगी हमने, देखो जल्दी से क्या थी, माइनस आया था तो प्लस आ जाएगा, सिंगल इंटीग्रेशन आया था, और यहाँ आया था m, और पीछे था x y, और पीछे dx आया होगा, नहीं समझे, दोनों को एक जगह लिख दो, ए एस है सी, और यहाँ लिख दो m x y, और प्लस लिख दो n, नहीं m के साथ तो वो आएगा ना, m के साथ क्या आएगा, m के साथ dx, अब प्लस n, और यहाँ एक्स वाई, और पीछे क्या आ जाएगा dy, दोनों को एक जगह लिख दिया, बस ये ही हमारा सिंगल इंटीग्रल है। लेकिन सिंगल इंटीग्रल कैसा है, हमारा क्लोज है, तो तुम्हें पता होगा यहाँ पे s लगा दें जब क्लोज होता है। बस एक मिनट और ध्यान रखना, इसको सिंपल m लिख देना, लिखने में अच्छा लगेगा देखने में, और यहाँ n और dy, बस दिमाग में रखना कि m और n दोनों ही फंक्शन है x और y। बस ये थ्योरम खत्म हो गई। एक छोटा क्वेश्चन बोल रहा हूँ बच्चों में, ध्यान सुनना। अब एक ही सर्किल है, सेंटर ओरिजिन, रेडियस है a, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, पूरे सर्किल की इक्वेशन ये है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है a और ये पॉइंट है b, तुमसे कोई कहता है इस कर्व की हेल्प लेना, इस कर्व की हेल्प, बस केवल इस कर्व की हेल्प लेनी है तुम्हें, इसका मतलब पूरे सर्किल की नहीं, इस इतने आर्क की, इसकी हेल्प लेनी। अरे तुम्हें इंटीग्रल दे रहा हूं और वो सोल्व करना। ठीक है, इंटीग्रल है ये, यहां लिख दिया मैंने x इंटू वाई और dx dy। बताइए इस इंटीग्रल को कैसे सोल्व करोगे, लिमिट किसकी चाहिए हमें, डबल इंटीग्रल है x की भी और y की भी, तो क्या तुम इसे सोल्व कर पाओगे या कर सकते हो।
वैसे ही बोल रहा हूं मैं, मतलब समझना चाह रहा हूं मैं, तुम्हें इस थ्योरम का समझ में भी आया मतलब या नहीं? देखिए डबल इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए एक क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल मैंने दिया ही नहीं। कहां दिया मैंने? मैंने तो कहा इस आर्क के अनुसार इंटीग्रेट करके दिखाओ। कैसे कर लोगे तुम? पूरा क्षेत्रफल क्या था सर्किल का, तो तुम लिमिट निकाल पाते। तो मैं तो केवल इसकी बात कर रहा हूं, इतने की बात कर रहा हूं। तो यहां पर तुम डबल इंटीग्रल को सिंगल में चेंज नहीं कर सकते। तुम्हें जो कर्व होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए, तभी कर पाओगे तुम सिंगल में चेंज। समझ में नहीं आई बात तुम्हें? हाँ, अगर मैं पूरा सर्किल कह दूं तब चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो ये थ्योरम केवल क्लोज कर्व होना चाहिए, क्योंकि क्लोज होगा तभी तो उसे क्षेत्रफल बनेगा। वही ये कर्व है, ये खुला हुआ है, लेकिन इसे क्षेत्रफल नहीं बना, कोई सरफेस नहीं बना, तो मैंने था कैसे मिला दिया। अब ये कर्व तो खुद था ही, लेकिन इससे एक क्षेत्रफल बन गया। अब हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से डबल से सिंगल में बदल सकते हैं इस कर्व की हेल्प से, क्योंकि क्लोज कर्व है। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो एक क्लोज कर्व के लिए ही लगती है, ध्यान रखना इस बात का, ओपन के लिए नहीं। तो अब हम क्वेश्चन ले ले किताब की, अभी नहीं बच्चों। इसके बाद हम जो है अगली थ्योरम करेंगे, पहले इसमें प्रॉब्लम करेंगे अगली वीडियो के अंदर। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। ठीक बच्चों, थैंक यू। नमस्ते बच्चों, नमस्ते।